नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल NGIT ऑफिशियल में। आज की क्लास को शुरुआत करें उससे पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बहुत ही शानदार बुक लॉन्च की। उसका PDF हमारे बगल में आपको दिया जा रहा है। आप उसको देखें और आप उसको एनालाइज कीजिए। उसके सारे के सारे क्वेश्चन, उसके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका जो मॉडल पेपर है, आप उसको देखें और जब आप उससे संतुष्ट हो जाएं तब जा कर के आप उसको बाज़ार से खरीद लीजिए। जिन बच्चों को अगर उसको मार्केट में ये पुस्तक आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उसको खरीद सकते हैं। उसके लिए आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे जा कर के आप उस बुक को बुक कर सकते हैं और ये जल्द से जल्द आपके पते पर पहुंच जाएगी। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अपने इस क्लास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने वर्णमाला शुरुआत करी थी। वर्णमाला की ये दूसरी सीरीज है। वर्णमाला की पहली क्लास में हमने चर्चा करी थी स्वर के बारे में। स्वर से पहले हमने चर्चा करी थी कि वर्ण के बारे में, कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के दो भागों के बारे में हमने चर्चा करी थी। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में कल हमने विस्तार से पढ़ा था। आज बारी है व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, किसे व्यंजन बोला जाता है, तो आज की क्लास में हम व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण आप लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण। आप कक्षा 1 से व्यंजन वर्ण के बारे में आप पढ़ते आए हैं। कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जिसको स्वर और व्यंजन नहीं पता है। आ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः। आप ये स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 13 स्वर हैं। इन सभी वर्णों को, सभी स्वरों को आप कक्षा 1 से पढ़ते आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पहले से पता है, लेकिन हम इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको पढ़ेंगे। यहाँ कैसे प्रश्न पूछता है और कहाँ पर बच्चे फंसते हैं। आयोग यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछता है कि कौन से वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका उच्चारण किस स्थान पे होता है, जिह्वा से किसका होता है, कहाँ से कंठ होता है, कंठ से किस वर्ण की उत्पत्ति, कौन सा वर्ण कंठ से निकलता है, कौन सा वर्ण का उच्चारण आपके तालु से होता है। तो ये तमाम तरह के प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने जैसे आपको बताया कि व्यंजन वर्ण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण होते क्या हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनकी सहायता स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो अकेले नहीं बोले जा सकते हैं। हम व्यंजन का उच्चारण अकेले नहीं कर सकते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे का पढ़ रहे हैं, तो दरअसल का में एक स्वर छिपा हुआ है। जब का को आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे का लगेगा हलंत के साथ और उसके साथ आ रहा है आ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक व्यंजन है, लेकिन ये अकेला नहीं, इसको बोलने के लिए आ की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम आपको पता होगा कि व्यंजन को 5 प्रकार में बांटा गया है। इसमें होता है स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है नवीन विकसित व्यंजन। व्यंजनों की मूल संख्या 33 है, लेकिन अगर हम इन दो नवीन विकसित व्यंजनों को जोड़ देते तो इसकी संख्या हो जाती है 35, यानी कि 35। ये कैसे, आपको आज देखते हैं। ये होते का से लेकर मां तक, पच्चीस। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और नवीन विकसित व्यंजन होते हैं 2। अगर ये संयुक्त व्यंजन को जोड़ दें तो 25, 4, 29, 33, 2
35। और ये एक संयुक्त व्यंजन होता है, ये इसका अलग से वर्णन नहीं होता है, ये दो व्यंजनों को जोड़ करके बनाया जाता है। तो अभी हम एक एक करके इन सभी व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। दरअसल जब हम बातचीत में इनका उच्चारण करते हैं तो बोलते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है। इसी ये टच करने के कारण, ये स्पर्श करने के कारण इसका नाम पड़ गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो वो कौन कौन से हैं जो कि हमारे जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये का से लेकर के का, ख, ग, घ, अंगा, ये पंचमाक्षर है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इनको आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो आपकी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी। और ये पंचमाक्षर होते हैं। हम पंचमाक्षर को बाद में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जितने भी वर्ण हैं ये सब के सब क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसको कैसे याद किया जाए, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि का उच्चारण कहाँ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, ये होता है, ये टा वर्ग का उच्चारण कैसे होता है, ता का उच्चारण कैसे होता है, पा वर्ग का उच्चारण कैसा होता है। ये सभी वर्गों में विभाजित होने के कारण इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन क्या कौन से होते हैं, और आपको ये चार के ये इनमें से कोई सा एक विकल्प दे दिया जाएगा और इसके अलावा जो भी बचेंगे उनको दे दिया जाएगा और आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आप इसको जान जाइए कि इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है क्योंकि ये वर्गों में विभक्त है। तो आपको बताते हैं कि का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण होता है तालु से, टा वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धन्य से, या इसको मूर्धा भी कह लीजिए, कुछ लोग इसको मसूढ़ा भी कहते हैं। ता वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, और पा वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। आपको ये चारों चीजें याद करनी पड़ेंगी, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन के हमने आपको सारे के सारे बताए कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका उच्चारण किस स्थान से होता है। इसको और सरल भाषा में समझने के लिए इसको हम कितनी सरलता के साथ और आसानी के साथ इसको हम प्रश्न उत्तर में इसको जब इसका हमारा एग्जाम सेंटर में आए तो इसको हम आसानी से कर ले जाएं। हम आपको इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, आप उसके माध्यम से इसको बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, अकु विसर्ग नाम
कंठा, ये आपका एक है। दूसरा है इचू यसा नाम तालु। तीसरा है रि टू रसा नाम मूर्धा। चौथा है तुलसा नाम दंता। पांचवा है उपू नाम ओष्ठ्या। अब इसका आप कैसे इसको पढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। आ से आ जाएगा आ वर्ग आ बड़ा आ। का से आ जाएगा का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा, ये पूरा का आ जाएगा। हा से आ जाएगा हा, और ये विसर्ग, ये जिसको आहा बोला जाता है आहा, इन सभी का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। आप एक बार फिर से देखिए, अकुह विसर्ग नाम कंठा। आ से आ वर्ग आ गया, का से का वर्ग आ गया, हा से हा आ गया, और विसर्ग आ गया आहा। नाम कंठा यानी कि ये सब के सारे वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। इसी तरीके से इचु यसा नाम तालु। ई से आ गया छोटी ई बड़ी ई। चा से आ गया चा वर्ग। या से आ गया या। सा से आ गया सा। इन सभी का उच्चारण होता है तालु से। इसी तरीके से री टा, टा वर्ग आ गया, रा और ये मूर्धन्य सा, इन सभी का उच्चारण मूर्धा से होता है। फिर आ गया तुलसा, तुलता से हो गया ता वर्ग, ये ला और ये सा, इनका सभी का उच्चारण होता है दंत से। इसके बाद जो बच रहा है उपू नाम ओष्ठा, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग, इन सभी का उच्चारण आपका ओष्ठ से हो रहा है। तो आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका एक ये जो भी परिभाषा दी गई है या आपको इसको एक छोटी सी लाइन दी गई है तो आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ से आपका ये सारा का सारा याद हो जाएगा और आप इसको कभी गलत नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़िए कि आ से आ वर्ग, का से का वर्ग, आ में आएगा छोटा आ बड़ा आ, का में आएगा पूरा का वर्ग का खा गा घा अंगा, हा से आएगा हा, विसर्ग में आएगा आहा। इन सभी का उच्चारण होता है कंठ से होता है। फिर इसी तरीके से होता है इचु यसा नाम तालु। ई से छोटी ई बड़ी ई, या से या, चा से चा वर्ग, सा ये सा तालव्य सा होता है, इसका उच्चारण होता है तालु से। इसी तरीके से री टा और टा वर्ग रा और सा का इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तुलसा में ता वर्ग ला और सा इसका उच्चारण होता है दंत से होता है। ऊ और पू, ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा से पा वर्ग, इसका उच्चारण होता है ओठ से होता है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे की बात करें। हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। कुछ स्वर बचे हैं, उनका भी उच्चारण हम देख लेते हैं। अभी जो भी स्वर थे उसका उच्चारण हमने यहाँ पर उस परिभाषा के माध्यम से आपको बता दिया था, लेकिन कुछ बच गए हैं कुछ स्वर, उनका भी उच्चारण स्थान हम आपको बता देते हैं इसी के साथ साथ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ओ आओ, एक होता है ए, इनका आप उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। इसका होता है कंठ तालु से, इसका होता है ए ओ का होता है ए का कंठ ओष्ठ से, इसके बाद आपको होता है वा दंत ओष्ठ। इन सभी को आप ध्यान, इसको एक बार आप लिखते जाइए, उसको आप एक एक करके इसमें 1 2 ये इसका आप एक
अपने नोट्स में इसको बड़े अच्छे से लिखिए और इसको याद कीजिए, कई बार इसका अभ्यास कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आता है आपका अंगा, एक होता है इया। इनका उच्चारण स्थान आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दोनों में आप नासिका का प्रयोग करेंगे, इसमें भी नासिका, इसके साथ कंठ का इस्तेमाल होता है, इसके साथ तालु का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन में ओ औ कंठ तालु, ए कंठ ओष्ठ, वा से हो गया दंत ओष्ठ, अंगा हो गया नासिका और कंठ से, यहाँ हो गया नासिका और तालु से। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में और बताते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के बारे में हम और आगे बढ़ें, इसके पहले हम आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। पंचमाक्षरों का महत्व, आप इसको ध्यान से पढ़िए। पंचमाक्षरों का महत्व, पंचमाक्षर होते क्या हैं? जब आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक पांचवा वर्ण आएगा जो कि उससे स्पर्श संघर्षी व्यंजन से बिल्कुल अलग रहेगा, जैसे अंगा, इया, ना, अड़ा, मा। ये ऐसे व्यंजन होते हैं कि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं आपको पूरी वर्णमाला में देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। इसके बारे में ये आप लिख लीजिए कि ये जिस भी वर्ग के पंचमाक्षर रहेंगे वहां पर उसी का प्रयोग होगा। जैसे जंतु, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जंतु, अब यहां पे मैंने दो अक्षर लिखे, दो शब्द लिखे हैं, एक है जंतु, एक होता है जंतु। यहां पे चूंकि ता है, ता वर्ग का पंचमाक्षर ना होता है, तो जब भी हम ता वर्ग का पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे वहां पे हम ना लगाएंगे, अणा नहीं लगाएंगे। जैसे एक होता है पंचम, चूंकि उच्चारण करते समय हमें ना का प्रयोग मिलता है तो हर जगह पे हम यहाँ पे ना का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका चूंकि चा वर्ग है और चा वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ होता है, तो जब भी हम इसका पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे यहाँ का प्रयोग किया जाएगा, पंचम। इसका ये शुद्ध रूप होगा। अगर आपने पंचम कर दिया ये आपका गलत होगा। पंचमाक्षर का प्रयोग के इसका महत्व इतना वो है कि इसके जगह पर अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। पंचमाक्षर की जगह पर राजभाषा आयोग ने कार्यालयीन प्रयोग हेतु शब्दों को कम करने के लिए इसका प्रयोग, इसके स्थान पर पंचमाक्षरों के स्थान पर इसने अनुस्वार का प्रयोग को इसने मान्यता दे दी है। यानी अब आपको पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका ये शब्द गलत नहीं हो जाएगा। जैसे संजय, चूंकि जा है, जा का पंचमाक्षर यहाँ होता है, तो ये इसका शुद्ध रूप है, लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस कवर करता है, इसलिए इसके स्थान पर अगर आप संजय लिखते हैं तो भी आपका ये शब्द गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन शब्द आपका ये सही, ये भी गलत नहीं है। कार्यालयीन प्रयोग हो, जो कि हमारा राजभाषा आयोग है, जो कि हिंदी की जो नीति निर्धारण का कार्य करता है, सबसे बड़ी संस्थान है वो, तो उसने इसको मान्यता दे दी है। इसी प्रकार से जो भी शब्द आएंगे आप उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संजय, पंचम, पंचम के स्थान पर पंचम, अंगद, अंगद,
जितने भी शब्द हैं, पंसारी, अंसारी, जो भी शब्द आ रहे हैं आप इसको अनुस्वार के साथ लिखेंगे कि आपकी अशुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो पंचमाक्षरों से संबंधित एक छोटी सी सूचना थी जो बहुत कम लोगों को पता थी, तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम आपको आते हैं, पंचमाक्षरों के बाद ये हम आपको आते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ये 4 वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आप इसको देख लीजिए कि अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं। या, रा, ला, वा, ये सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए। अभी हम आपको बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, लेकिन अभी आप इसको जान लीजिए कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। या, रा, ला, वा, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। हमने देखा अंतःस्थ व्यंजन के बारे में कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। शा, 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 इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। और उस व्यंजन के बारे में आपको बताएं कि ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, ये क्या है। तो आपको बारे में ये पता होगा कि ये जो ये है ट्रिपल सा होते हैं, ये महा होते हैं, महाप्राण होते हैं, महाप्राण। और ये बोले जाते हैं अघोष व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन है। ये जो हा है वो आपका महाप्राण है और ये सघोष व्यंजन है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको इस महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में दोस्तों हमने अभी आपको बताया संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों को मिलाकर के बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 व्यंजन बताए गए हैं संयुक्त व्यंजन। आइए एक एक करके चारों को हम समझते हैं कि ये चारों व्यंजन कौन है और ये किन 2 वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको जैसे पहले से बताया, पहले यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं छा, ये छा 2 वर्णों को मिला के बना है। एक होता है का हलंत के साथ और ये शा मूर्धन्य शा होता है। ये है त्रा, त्रा में एक वर्ण है ता हलंत के साथ और दूसरा है रा। ज्ञा में पहला शब्द है जा हलंत के साथ, दूसरा वर्ण है इया। स्रा में पहला वर्ण है शा तालव्य शा हलंत के साथ और दूसरा वर्ण है रा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमने अभी चारों को बताया कि शा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ चुके हैं जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के सभी व्यंजनों को हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक होता है नवीन विकसित व्यंजन। वो क्या क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, ड़ा और अढ़ा, ये 2 होते हैं।
एक होता है ड़ा और अढ़ा, ये नवीन विकसित व्यंजन। अगर हम इसको सभी को एक साथ समेटें तो हमें व्यंजनों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, का, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ट, ला, व, श, स, ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। फिर ये हो गया आपका अंतःस्थ व्यंजन, ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। एक होता है अड़ा, ढा, नवीन विकसित व्यंजन। इसकी संख्या हो गई 5। पैंतीस व्यंजन हो गए, लेकिन हिंदी भाषा में मूल रूप से ये 33 व्यंजन माने गए हैं। ये नवीन विकसित व्यंजन है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 33 को टिक करेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए कि ये हमने सभी को एक साथ लिख दिया है कि ये स्पर्श संज्ञांशी व्यंजन है। इसकी ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत है, ये ओष्ठ है। आप इसको एक बार देख लें, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ये नवीन विकसित व्यंजन है, और एक आपका होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इस प्रकार आपने देखा कि हमने आज व्यंजनों की पहचान करी, व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी का हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा और उसका एक टेबल से हमने आपको समझाया। आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम आपको इसका जो मिसलेनियस टाइप का होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि अयोग वाह क्या होता है, अनुस्वार क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, आपका महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं, सघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, ये सब कल की क्लास में आपको मिलेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।